नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है, इसका आज हम लोग 31वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और इस 31वें लेक्चर में हम लोग रोज के तरीके से 20 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्वेश्चन खुद अटेंड करना है, उसका आपको राइट आंसर बताना है। इसके बाद में आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कायदे से सुनना है। अगर गलत हो रहा है तो वो क्यों गलत हो रहा है, उसको आप कैसे सुधार सकते हो। देखना, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन धान से रिलेटेड हैं। एक आध क्वेश्चन आपको गेहूँ के मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ पर समझना कि हो सकता है आपने बुक पढ़ा हो और आपको याद हो, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो क्वेश्चन किस तरीके से टफ बना के पूछा जाता है, तो वहाँ पर जो आने वाली चीज़ें होती हैं, जो आपको आ रही होती हैं, वो भी गलत हो जाता है। तो उसी हिसाब से इसको अटेंड करने की कोशिश करना कि जिससे आपका गलत ना हो। आपने जो मेमोराइज़ किया है उसको आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लगा पाते हो, उसको यहाँ पर आप लोगों को चेक करना है और जो गलती हो रही है उसको सुधारना है। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएँगे। और साथ में यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ नोट्स होगा, ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके की जानकारी के लिए कोर्स से रिलेटेड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वैरायटी रिलेटेड माइलस्टोन्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन एंड रिलीज इन इंडिया। ध्यान से समझना, कुछ यहाँ पर वैरायटीज दी गई हैं। जो कुछ विदेशी वैराइटीज़ थी वो इंडिया में लाई गई तो उनका इंट्रोडक्शन हुआ। कुछ ऐसी वैराइटीज़ हैं जो इंडिया में ही रिलीज़ करी गई हैं, इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है और इनको आपको किस ऑर्डर में लिखना है, इनको कालानुक्रम में लिखना है। मतलब जब जो वैराइटी रिलीज़ हुई थी उसी हिसाब से इसको लिखना है। देखते हैं एक-एक करके पढ़ते हैं। 4 यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे किसका, सबसे पहले हम देखेंगे रिलीज़ ऑफ द फर्स्ट इंडियन सेमी ड्वार्फ वैराइटी जया। ये जो जया वैराइटी है, ये कब रिलीज़ किया गया था? तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जया वैराइटी है, ये 1968 में रिलीज़ किया गया था। ये पिछला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था, उसमें रिलेटेड एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। इसके अलावा बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ताइचुंग नेटिव, जिसको टीएन-1 बोलते हैं। ये सिग्नलिंग ए न्यू एरा इन यील्ड। कहने का मतलब क्या है कि टीएन-1 वैरायटी कब रिलीज़ करी गई थी? तो टीएन-1 वैरायटी जो थी ये 1964 में रिलीज़ करी गई थी। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ आईआर-8। ये सेकंड हाई यील्डिंग वैरायटी थी जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी आईआरआरआई द्वारा। बोले तो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसने डेवलप किया था और इंडिया में ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी। तो ये वैरायटी जो है ये कब रिलीज़ हुई थी? इंडिया में कब इंट्रोड्यूस कराई गई थी? तो आईआर-8 जो है वो 1965 में रिलीज़ करी गई थी भारत में, मतलब यहाँ पर लाके इंट्रोड्यूस कराई गई थी। यहाँ पर आपको सेकंड दिख रहा है, सेकंड इस वजह से दिख रहा है क्योंकि फर्स्ट पे तो अपना टीएन-1 आया था, विदेश से पहले। विदेश से पहले टीएन-1 आया था, फिर बाद में आईआर-8 आया था। इसके बाद अगला है रिलीज ऑफ CORH1। ये एक तरीके का कॉमर्शियल राइस हाइब्रिड है जो कि इंडिया में डेवलप किया गया था। कह रहा है इसका जो रिलीज है वो कब हुआ था? तो इसका जो रिलीज हुआ था, ये इंडिया में ये रिलीज हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे पुराना हमारा कौन-सा है? सबसे पुराना जो है वो 1964 है, यानी कि पहले 2 आएगा। तो इसमें पहले 2 आएगा, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, ये वाला तो गलत हो गया और इसमें आ सकता है। 64 के बाद फिर 1965 आ गया, 1965 यानी कि 2 के बाद फिर 3 आएगा, 2 के बाद 3 इसमें आ रहा है, ये वाला गलत हो गया और ये भी सही हो सकता है। अगला देखते हैं, 64-65 हो गया, 64-65 के बाद फिर 68 आना चाहिए, यानी कि 3 के बाद 1 आना चाहिए, तो 3 के बाद 1 इसमें आ गया और यहाँ पर 3 के बाद 4 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन-सा सही हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एडाप्टेशन ऑफ राइस प्लांट। कह रहा है यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 तरीके के स्टेटमेंट हैं। इनको आपको कंसीडर करना है और कंसीडर करके बताना है कि धान का जो शारीरिक और आकार की बनावट होती है, उसके आधार पर कौन-कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर
करेक्ट है। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर करेक्ट पूछा जा रहा है, इन तीनों स्टेटमेंट में से धान के लिए कौन-कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। एक-एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द रूट अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन थ्रू एन एरेनकाइमेटस टिश्यूज इन द लीव्स। कहने का मतलब ये है कि जो जलमग्न परिस्थितियाँ होती हैं, जब धान पानी से भरा हुआ होता है धान के खेत में, तो उस समय पर धान की जो जड़ें होती हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है? तो धान के पास एक टिश्यू होता है, एरेनकाइमेटस टिश्यू जो होता है, ये धान के स्टेम के अंदर पाया जाता है। एरेनकाइमेटस टिश्यू जो होता है, आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, जब स्टेम होता है, स्टेम का अ, स्टेम के बारे में अगर वहाँ पढ़ा होगा डिटेल में, तो स्टेम के बारे में जब पढ़ते हो, तो वहाँ पर एरेनकाइमेटिक टिश्यू के बारे में बात होती है। तो धान के अंदर ये स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है और ये जो टिश्यू होता है, ये क्या करता है, जो पत्तियाँ ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब करे रहती हैं, वो ऑक्सीजन धीरे-धीरे वो ट्रांसपोर्ट कर देता है और जो पौधे की रूट्स होती हैं, उन रूट्स में आके पहुँच जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। The rice grain or caryopsis is tightly enclosed by hull, compress composed of the lemma and pelia। कह रहा है कि चावल का दाना जिसे हम कैरियोप्सिस बोलते हैं, ये लेमा और पेलिया नामक दो छिलकों जिसको हल कहा जाता है के द्वारा कसे रहते हैं। समझते हो? जो चावल होता है, चावल का जो दाना है, वो ऊपर से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? हल से ढका रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हल कहते हैं, छिलका कहा जाता है, हस्क कहा जाता है। निकालने जब इसको निकालते हैं तो उसको हस्क कहते हैं। और इसके 2 पार्ट होते हैं, लेमा और पेलिया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो चावल होता है, वो लेमा और पेलिया जो होता है, जिसको कंबाइन रूप से हल कहा जाता है, ये चावल के दाने को बहुत अच्छे तरीके से इन्क्लोज़ किए रहता है, दबाए रहता है। अगला क्या है? द राइस स्टेम इज़ टेक्निकली रिफर्ड टू एज़ ए हल्म एंड कल्म कंसीडर द नोड एंड इंटरनोड। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो नोड होता है, नोड को हाल्म कहा जाता है और इंटरनोड को काल्म कहा जाता है, ये धान के केस में। यानी कि जो गाँठें होती हैं और इसके अलावा जो गाँठ होती है और गाँठ के अलावा जो उसके गाँठ के बीच में जो जगह होती है, नोड और इंटरनोड। गाँठ को नोड कहते हैं और गाँठ के बीच की जो जगह होती है, उसको इंटरनोड कहते हैं। जैसे धान है, यहाँ से ज़मीन से निकलेगा तो एक तो यहाँ जड़ होगी, एक गाँठ होगी, उसके बाद एक गाँठ यहाँ होगी ऊपर, फिर जाके फिर यहाँ पर पेनिकल निकला हुआ होता है। तो ये जो है, इसको हम नोड बोलते हैं इन दोनों पार्ट्स को, और ये वाला जो इतना बड़ा-सा पार्ट होता है, इसको हम इंटरनोड बोलते हैं। तो इसको हाल्म और काल्म कहा जाता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीनों अगर सही है तो हमारा कौन-सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मैचिंग करने का। यहाँ पर आपको राइस की स्पीशीज़ दी गई हैं। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एक बार पूछा था, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर को मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है, क्योंकि वहाँ पर तो केवल स्टार्टिंग में इंडिका, जपोनिका और जवानिका देख के आप लोग टिक लगा सकते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा-सा और डिफ़िकल्ट कर दिया जाए, तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? देखते हैं, एक-एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंडिका को। इंडिका जो है, ये कैसी होती है? सबसे पहले तो ये टॉल स्ट्रक्चर की होती है। इंडिका जो है, इंडिका जो धान होता है, इसके पौधे बड़े-बड़े होते हैं और बड़े-बड़े होने की वजह से ये ड्रॉपसी लीव्स होती हैं। इनकी लीव्स जो होती है, वो कैसी होती है? ये इनकी लीफ जो होती है, झुकी हुई होती है। मतलब ऐसे निकलेगी, इस तरीके की पत्तियाँ निकलती हैं। स्टेम से निकलने के बाद ऐसे झुक जाती हैं। और इसके अलावा इनका स्टेम वीक होता है, तभी तो इसके अंदर लॉजिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है, ये धान गिर जाता है। तो इसलिए जो ए है, ये थर्ड पे चला जाएगा। और इसके अलावा जब हम इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं या ज़्यादा न्यूट्रिएंट देते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसके अलावा बात करेंगे किसकी? जपोनिका की। तो ये जपोनिका जो वैरायटी होती है, इसका नैरो और इरेक्ट डार्क लीफ होता है। इसका जो प्राइमरी कैरेक्टर होता है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ऐसे सीधी-सीधी होती हैं। जैसे ये स्टेम है, स्टेम से जो पत्तियाँ निकलेंगी, ऐसे सीधी-सीधी पत्तियाँ रहती हैं। तो ये एक तो बात तो ये हो गई। इसके अलावा इसका स्टर्डी स्टेम होता है, यानी कि तना जो होता है मजबूत होता है, इसीलिए ये गिरता नहीं है आसानी से। समझ गए यहाँ तक बात? अगला है जमोनिका। जो जमोनिका है, इसको हम क्या कहते हैं? जमोनिका को हम बालू राइस बोलते हैं। तो ये जो बालू राइस है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ये किस पे जाएगा? ये हमारा जाएगा वाइल्ड फ़ॉर्म। ये वाइल्ड फ़ॉर्म इंडोनेशिया का होता है, जो कि इंडोनेशिया में ज़्यादातर इसको ग्रो किया जाता है। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये हमारा चला जाएगा चौथे पर। इसके अलावा हम बात करते हैं ओराइज़ा ग्लेबिरिमा। तो ओराइज़ा ग्लेबिरिमा जो है, ये कहाँ जाता है? ये चला जाएगा हमारा ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका। ये वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। काफ़ी डिस्टिंक्ट टाइप का है। कभी-कभी इसको उगाई जाने वाली प्रजाति है। बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करा जाता है, लेकिन अफ्रीका में थोड़ा बहुत इसकी खेती होती है। तो इस तरीके से इसको हम मैच करेंगे। ए थर्ड पे जा रहा है, तो ए थर्ड में इसमें जा रहा है, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। इन दोनों में से कोई सा होगा।
बी जो है बी फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी फर्स्ट में इसमें जा रहा है और बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है, यहाँ पर असर्शन जो कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ पडलिंग इन राइस फील्ड इज डिट्रीमेंटल टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सक्सीडिंग अपलैंड क्रॉप्स लाइक पल्सेस और ऑयल सीड्स। ये बात सही कह रही है, ये बात सही है। अभी क्यों सही है बताता हूँ, समझाता हूँ। रीजन कह रहा है कि पडलिंग जो होता है वो डिस्ट्रॉय करी जाती है सॉइल एग्रीगेट, जो पडलिंग करते हैं जब हम, तो सॉइल एग्रीगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसकी वजह से जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो डेंस हो जाता है, और इसकी वजह से इसकी जो बल्क डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, 1.4 से लेके 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो जाती है, जिसकी वजह से जो आने वाली अगली फसल है इसका रूट पेनिट्रेशन जो है वो सही से नहीं हो पाता है। तो ये भी बात सही है। अब ये दोनों समझते हैं, ध्यान से समझना। जब हम धान की खेती कर रहे होते हैं तो धान की खेती में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है पडलिंग। पडलिंग करने का मतलब होता है पलेवा करना। पडलिंग करने का क्या मतलब होता है, पलेवा करना, या फिर उसको हम हमारे यहाँ देहाती भाषा में कहते हैं कनई करना। मतलब खेत में पानी भर दिया जाता है और पानी भरने के बाद उसमें ट्रैक्टर चलाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम पडलिंग कहते हैं। लेकिन जब हम पडलिंग करते हैं तो पडलिंग करने के बाद क्या होता है कि सॉइल के जो एग्रीगेट्स हैं, यानी कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाने के बाद धान के लिए तो फायदा है, क्योंकि सॉइल के एग्रीगेट्स कायदे से अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो धान की जो हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो ट्रांसप्लांटिंग के सक्सेस होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि धान की रोपाई आराम से हो जाएगी, और धान की रोपाई होने के बाद उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत आसानी से मिट्टी को पकड़ लेंगी। एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि जो मिट्टी है उसके एग्रीगेट्स कायदे से, जो उसके अंदर ढेले वेले रहते हैं वो कायदे से फूट जाते हैं। दूसरा फायदा तो ये हो गया। तीसरा फायदा एक और होता है कि जब हम पडलिंग कर देते हैं तो पडलिंग कर देने के बाद जो परकुलेशन हो रहा था, जो पानी बार बार जमीन के नीचे चला जा रहा था, वो हमारा रुक जाता है या कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, जब हम पडलिंग करते हैं तो पडलिंग करते समय जो कैपिलरी पोर होता है, कैपिलरी पोर समझते हो, कैपिलरी वाटर मैंने आपको बताया था ना, केशिका जल। तो कैपिलरी वाटर जो होता है, इसमें जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी टूट जाती है। जैसे ये कैपिलरी होती है धान जो मिट्टी होती है, मिट्टी में इस तरीके से कैपिलरी पाई जाती है, पानी इसी से ऊपर और इसी से नीचे आता जाता रहता है। तो जब हम पडलिंग करते हैं तो ये ऊपर की जो यहाँ की मिट्टी होती है, यहाँ का कैपिलरी डिस्टर्ब हो जाता है, तो परकोलेशन भी नहीं हो पाता है। तो ये सभी चीजें तो सही हैं, तो धान के लिए तो ये सही बात है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। लेकिन जब धान के बाद हमने अगली फसल लगाई, और अगली फसल कौन सी, हम पल्सेस लगा रहे हैं या फिर ऑयल सीड क्रॉप लगा रहे हैं, और चाहे हम पल्सेस लगाएंगे चाहे ऑयल सीड क्रॉप लगाएंगे, ये दोनों जमीन के नीचे ज्यादा जाती हैं, मतलब गहरी जड़ वाली फसलें होती हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, क्योंकि सॉइल के एग्रीगेट्स जो थे, जो ढेले थे, क्लॉट्स जो बने थे, उसको हमने कायदे से तोड़ दिया, मिट्टी कायदे से बैठ गई। और जब मिट्टी बैठ जाती है तो मिट्टी के अंदर से जब पानी निकल जाता है तो मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि धान का खेत जब सूख जाता है, पानी उसमें से निकल जाता है, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है किसमें, पडलिंग में। और जब उसमें पडलिंग हो चुकी है, हमने अगली फसल लगाई, तो क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी, इस वजह से जब हम उसमें गहरी जड़ वाली कोई फसल लगाएंगे, चाहे दाल लगाते हैं या फिर हम कोई तेल वाली फसल लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, उनका रूट जो है, उनकी रूट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा जो क्वेश्चन है, मैच द स्पेशलाइज्ड हाई यील्डिंग राइस वेराइटी विथ देयर डिस्टिंक्ट जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। विशिष्ट उच्च उपज वाली धान की किस्मों को उनके विशिष्ट आनुवांशिक या शारीरिक गुणों के साथ सुमेलित करना। यहाँ पर आपको कुछ धान की वेराइटीज दी गई हैं और उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, उनके कुछ विशिष्ट गुण दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है, कायदे से मैच करना है। देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसको, सबसे पहले हम देखेंगे TKM6 को। तो जो TKM6 होता है ये कैसा होता है, TKM जो 6 है ये होता है टॉलरेंट टू बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पीछे पूछ रखा था। तो ये क्या होता है, जो TKM6 होता है ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो लगती है जिसमें धान के अंदर, उस ब्लाइट के प्रति, उस डिजीज के प्रति ये TKM वेराइटी जो है ये रेजिस्टेंट होता है।
इसके बाद बात करेंगे किसका, लूनाश्री की। तो जो लूनाश्री वैरायटी होती है ये कैसी होती है, ये लूनाश्री वैरायटी जो है ये सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंट होती है, यानी कि जो लवण वाली मिट्टी है जिसके अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पर हम इस लूनाश्री वैरायटी को हम ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक वैरायटी और है IR8 जो वैरायटी है, ये भी हमारी लवण सहनशील फसल होती है, सैलिनिटी को ये भी सह लेती है। तो ये दोनों तो हो गया। अगला कौन सा है, PRH10। जो PRH10 है ये किस पे जाएगा, PRH10 जो है ये हमारा है, ये पहली हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बासमती राइस की है पूरी दुनिया में। ठीक, तो PRH10 इसके बारे में भी मैंने पूछ लिया था। अगला है जलमगन। तो जलमगन वाला क्वेश्चन भी मैंने पीछे पूछा था पिछले वाले लेक्चर में। तो जलमगन जो है ये हाईली सुटेबल फॉर वाटर लॉग्ड एंड डीप वाटर एरियाज, यानी कि जहां पर पानी ज्यादा रहता है वहां पर हम आराम से इसकी खेती कर सकते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहे हैं, वहां की आंसर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। आंसर रिपीट करने का सीधा सीधा मतलब है कि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्म में नहीं है, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। आप लोगों ने IBPS AFO का एग्जाम देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको जब आप रूम पे आके जब सॉल्व करने लगते हो तो आपको लगता है कि क्वेश्चन तो बड़े आसान आसान से, लेकिन आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन की भाषा ऐसी रहती है कि वहां पर वो गलत हो जाता है। तो हमको केवल वही सुधारना है, इसीलिए मैं जो क्वेश्चन है उसको रिपीट करके पूछ रहा हूँ बार बार, जिससे आपके दिमाग में एक तो फैक्ट तो याद ही हो जाए, इसके साथ साथ वो क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा के पूछ सकता है वो चीज भी आपको कायदे से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ये मैच होगा। तो मैच करने के बाद देखते हैं क्या है, टी के M6 जो है, यानी कि ए जो है थर्ड पे जा रहा है, तो ए थर्ड में इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। बी जो है, बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है फोर्थ पे, तो बी फोर्थ पे इस पे जा रहा है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट को देखना है, समझना है और बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। देखते हैं। नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है, वो जनरली अवॉइड किया जाता है सबमर्ज राइट कंडीशन में। सबमर्ज जो राइस की खेती करी जाती है, जिसकी क्यों इसको प्रिवेंट किया जाता है, इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, लीचिंग के द्वारा और डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा ज्यादा नाइट्रोजन लॉस कर देता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कल वाले लेक्चर जब पढ़ाया था, कल वाला जो तीसवा जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, आप लोगों को समझाया था कि जो धान होता है, धान में हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, हम उसमें अमोनिकल फर्टिलाइजर देते हैं। जैसे धान हो गया, धान के अलावा फिर आलू हो गया, इस तरीके की जो हमारी फसलें होती हैं उसमें हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर ना देके अमोनिकल फर्टिलाइजर ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो धान होता है, धान जब हम सबमर्ज कंडीशन में लगाते हैं, यानी कि धान के अंदर जब खेत में पानी भरा रहता है, उस कंडीशन में जब हम लगाते हैं, तो जो नाइट्रेट होता है ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है, और जब पानी में घुल जाएगा तो वो लीच करके नीचे चला जाएगा। और इसके अलावा जो नाइट्रेट होता है इसका डिनाइट्रिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे अगर अमोनिकल फर्टिलाइजर होगा तो पहले वो अमोनियम से क्या बनेगा, अमोनियम से नाइट्रेट नाइट्रेट नाइट्राइट बनेगा, उसके बाद फिर वो डिनाइट्रिफिकेशन करेगा, मतलब नाइट्रोजन बन के गैस बन के वो उड़ के जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रेट ही है तो डायरेक्ट वो नाइट्रेट से फिर क्या बन जाएगा, नाइट्रेट नाइट्राइट बन जाएगा और फिर डिनाइट्रिफिकेशन करके वो नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा। तो यानी कि एक स्टेप और बढ़ जाता है जब हम क्या बना देते हैं, इसको अमोनिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला है द रिकमेंडेड NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर रेशियो फॉर हाई यील्डिंग राइस वेराइटी। राइस वेराइटी के लिए जब हम धान की खेती करते हैं तो हमको NPK का रेशियो 100-60-60 देना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है, बच्चा बच्चा जानता है कि 120-60-40 गेहूं में देते हैं और 100-60-60 देते हैं धान में। ये आप लोग बार बार बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अगर इंटर में आप लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा तो भी आपने इस चीज को पढ़ा होगा। तो लप्पू सा क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर होगा ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एनालाइज द न्यूट्रिशनल लॉस ऑफ राइस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग फेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिशिंग। कह रहा है जब हम धान में पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिशिंग करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके का प्रसंस्करण होता है जिससे धान को चमकीला, चावल को चमकीला बनाया जाता है। तो कह रहा है कि जब हम पॉलिशिंग करते हैं तो पॉलिशिंग करते समय न्यूट्रिशन का लॉस होता है। जो चावल के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी होती है, वो लॉस होते हैं। तो वो किस सीक्वेंस में होते हैं, आपको इसको पढ़ के जवाब देना है। बहुत ही आसान सा है,
ध्यान से देखोगे, समझोगे, एनालाइज़ करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। इसको लगाने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। इसको हम लगाएँगे एलिमिनेशन मेथड से। कैसे? एक-एक करके पढ़ेंगे और एलिमिनेट करते चलेंगे। सबसे पहले तो हम एलिमिनेट करेंगे किसको? ए को। देखते हैं ए हमारा एलिमिनेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देखते हैं। रिमूवल ऑफ एम्ब्रॉयो, हमने क्या किया? सबसे पहले धान जो था, धान में से हमने पहले एम्ब्रॉयो रिमूव किया। जब हमने एम्ब्रॉयो रिमूव किया तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का लॉस हो गया। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एम्ब्रॉयो में तो कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कहाँ पर रहता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बीजपत्र में पड़ा रहता है, भ्रूणपोष जिसको कहते हैं, भ्रूणपोष में। तो एम्ब्रॉयो में तो रहता नहीं है, भ्रूण में नहीं रहता है, भ्रूणपोष में रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो लॉस होगा नहीं। एम्ब्रॉयो को निकालने से कार्बोहाइड्रेट लॉस नहीं होगा, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है रिमूवल ऑफ एलुरोन लेयर। एलुरोन लेयर जो होता है, ये क्या होता है? एलुरोन लेयर जो होता है, ये चावल के जस्ट ऊपर एक पतली सी महीन सी परत होती है, जो ब्रान के रूप में बाहर निकलती है जब हम उसको पॉलिश करते हैं। तो ये बात तो सही है कि रिमूवल ऑफ एलुरोन लेयर जब हम करते हैं तो इसके अंदर विटामिन बी जो होती है, थायमिन जिसको कहा जाता है, ये बहुत अच्छी मात्रा में पड़ा होता है। तो जब हम एलुरोन लेयर को रिमूव करेंगे तो हमारा विटामिन बी रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो ये बात भी सही है, यानी कि पहले हमने एलुरोन लेयर को रिमूव किया और जब ये रिमूव हुआ तो विटामिन बी हमारा रिमूव हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? जब हम विटामिन बी रिमूव वाला चावल खाएंगे जिसके अंदर विटामिन बी की कमी है, तो उससे बेरी-बेरी नामक डिज़ीज़ हो जाती है। तो ये बात सही है, मतलब एक सही सीक्वेंस में है। सबसे पहले हमने पॉलिश करके एलुरोन लेयर निकाल दिया और जब एलुरोन लेयर निकल गया, तो फिर उसके अंदर विटामिन बी की कमी हो गई और जब हमने उस चावल को खाया तो हमें बेरी-बेरी डिज़ीज़ हो गया। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है, ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, छठवां देख लेते हैं। जब हम परबॉइलिंग करते हैं, यानी कि ये धान को उबालने की एक प्रक्रिया होती है, जब हम इसको करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो अमॉर्फस कन्वर्जन ऑफ अमॉर्फस टू क्रिस्टलाइन स्टार्च, जो हमारा स्टार्च होता है, जो पहले अमॉर्फस फॉर्म में रहता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोबॉइलिंग में ये चीज़ ऐसी कुछ नहीं होती है और इसके अलावा यहाँ पर विटामिन बी का जो लॉस बता रहा है, विटामिन का जो लॉस बता रहा है, ये भी नहीं होता है। प्रोबॉइलिंग करने से तो हमारा विटामिन जो है वो कंज़र्व होता है, तो ये भी मामला हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो गया। डी देख लेते हैं, मिलिंग करते हैं, मिलिंग करने से क्या होता है? लॉस ऑफ ओनली फैट, मिलिंग करने से केवल फैट नहीं लॉस होता है, मिलिंग करने से हमारा विटामिन बी भी लॉस हो जाता है, तो ये मामला भी गलत हो गया। तो सही कौन सा गया? केवल ऑप्शन बी सही हमारा चला गया। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द एग्रोनॉमिक कल्चरल प्रैक्टिसेस विथ देयर प्राइमरी फंक्शनल ऑब्जेक्टिव इन राइस कल्टीवेशन। यहाँ पर आपको धान में किया जाने वाला कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी है, कुछ इसमें दूसरे फसलों से भी रिलेटेड है और यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है ये चीज़ दिया गया है। जो बेहूसनिंग होता है, इसको पढ़ते हैं। बेहूसनिंग जो होता है, ये होता है रिड्यूस वाटर पर्कुलेशन एंड इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। वाटर पर्कुलेशन को रिमूव कर देता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये चीज़ तो पडलिंग से रिलेटेड है। तो ये तो हमारा किस में चला गया? जो बी है ये तो फर्स्ट पे चला गया। इसके अलावा क्या होता है? कंट्रोल बीड ऑप्टिमाइज क्रॉप्स स्टैंड एंड प्रोवाइड सॉइल एरेशन। तो ये बेहूसनिंग में करते हैं। बेहूसनिंग में क्या किया जाता है कि धान को जब हमने लगाया, धान की जब हम बुआई करते हैं, तो धान की बुआई करते समय जब हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से डायरेक्ट सीडिंग वाली जब हम धान की बुआई करते हैं, जैसे गेहूँ की बुआई करते हैं, तो उस तरीके से बुआई करने पर धान प्रॉपर तरीके से लगता नहीं है, कहीं-कहीं पर बहुत घना हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार क्रॉस उसमें टिलेज कर देते हैं, एक हल्की-सी क्रॉस जुताई कर देते हैं। जैसे अगर हमने बुआई इस तरफ से करी है, तो हम इस तरफ से इसको थोड़ी-सी जुताई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बीच-बीच के कुछ जो धान होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, धान के पौधे और इसके अलावा उसमें जो खरपतवार होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो एक तो खरपतवार कंट्रोल हो जाता है, इसके अलावा जो क्रॉप होती है, वो थोड़ी-सी उनकी स्पेसिंग ऑप्टिमाइज़ हो जाती है और जब मिट्टी की एक हल्की-सी जुताई हो जाती है, तो इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर हवा का संचार बढ़ जाता है। ये जो होता है, ये अपलैंड राइस में करते हैं। किसमें करते हैं? ये अपलैंड राइस में करते हैं। जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर हम खेती कर रहे हैं। जहाँ पर पानी लगा हुआ नहीं है, खेत में पानी नहीं भरा हुआ है, तब हम करते हैं। पर बॉयलिंग जो होता है, ये क्या होता है? एक तरीके का हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होती है, जिसमें विटामिन बी12 जो होता है, उसको कंज़र्व कर लिया जाता है और जो मिलिंग होता है, वो बढ़ जाता है। तो ये बात जो है हमारा, ये परबॉइलिंग से रिलेटेड होता है। अगला है क्यूरिंग। क्यूरिंग जो होता है, ये तंबाकू में किया जाता है और चाय में किया जाता है। मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको समझाया है अपने कोर्स में। तो ये जो होगा, ये क्यूरिंग जो होगा, ये हमारा 4th पे चला जाएगा।
जब हम प्रोबॉइलिंग करते हैं तो पहले थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि आखिर ये प्रोबॉइलिंग होता क्या है? तो ये जो प्रोबॉइलिंग होता है, ये एक तरीके की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो धान है, धान को हम पहले पानी में डालकर उबालते हैं। जैसे चावल उबाला जाता है उस तरीके से धान को उबालते हैं। धान को उबाल देने के बाद हमारे यहाँ इसको देसी भाषा में भुजिया करना कहते हैं। तो इसको उबाल देते हैं और जब हल्का-सा ये पक जाता है तो क्या करते हैं, इसको निकालते हैं धान को और धान को निकाल कर फिर सुखाते हैं, इसके अंदर का मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से धान के ऊपर जो चावल के ऊपर जो एलुरोन लेयर है वो और इसके अलावा जो विटामिन बी12 है ये दोनों चावल के अंदर का जो स्टार्च होता है उसके साथ कायदे से मिक्स हो जाते हैं, तो आराम से ये निकलते नहीं हैं मिलिंग करते समय। और इसके अलावा जब हम मिलिंग करते हैं, तो क्योंकि एलुरॉन जो लेयर है वो कायदे से चिपक गई है, तो इससे जो रिकवरी होती है, धान से जो चावल निकलने की जो मात्रा होती है, वो भी बढ़ जाती है। यानी कि भुजिया जो चावल है, उसमें भुजिया जो धान है, अगर हमने उससे चावल निकाला तो ज़्यादा चावल निकलेगा। जबकि हम सफ़ेद चावल निकालेंगे तो कम निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एलुरॉन लेयर निकल जाता है। इसके अलावा जो भ्रूण होते हैं, वो भी निकल जाते हैं और इसके अलावा कई बार जो चावल बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं रहते हैं, वो टूट जाते हैं और टूट के वो भी निकल जाते हैं। लेकिन जब हम पका देते हैं, परबॉइलिंग कर देते हैं, तो इससे ये सभी प्रक्रियाएँ नहीं होती हैं। तो हमारी जो धान से चावल निकलने की रिकवरी है, वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ तक ये चीज़ सही हो गई। ए जो है सेकंड सही है, ए सेकंड पे जा रहा है, इस पे जाएगा और इसमें जाएगा। ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। बी जो है, ये बी जा रहा है फर्स्ट पे, तो बी फर्स्ट पे इसमें जा रहा है, ये वाला भी गलत हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन कौन-सा सही गया? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है एक तरीके का बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अ, वी वीसी को एंड ना वीसी को ना वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सोडियम, ये 3 जो होते हैं, 4 होते हैं, ये चारों हमारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट की बात करा जा रहा है सिलिकॉन की, एसआई जिसको हम कहते हैं। तो जो राइस की कल्टीवेशन में जो ये होता है सिलिकॉन, इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़े-बड़े से ऑप्शन हैं, पढ़ो, बताओ और समझाओ कि सिलिकॉन क्यों दिया जाता है? तो सिलिकॉन एक तरीके का मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि सिलिकॉन मैक्रो नहीं होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और माइक्रो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल नहीं होता है। It is most required during the maturity stage to prevent ग्रेन सेटरिंग, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि दाने को झड़ने से रोकने के लिए सिलिकॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये भी बात गलत हो गई, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगला है इट इंक्रीज ड्रॉट रेजिस्टेंट, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट भी इससे नहीं होता है। इसके लिए हमारे फॉस्फोरस और पोटेशियम काम में आते हैं। फिर बचा कौन-सा? डी बचा, तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारा डी ही सही होगा, लेकिन एक बार पढ़ते हैं। जब हम सिलिकॉन डाल देते हैं, तो सिलिकॉन डालने से क्या करता है, सिलिकॉन जो होता है, ये एक तरीके का मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो धान का ग्रेन होता है और इसके अलावा जो इसकी क्यूटिकल्स होती है, उसके ऊपर एक सिलिका की क्यूटिकल और सिलिका की बहुत पतली सी लेयर बन जाती है, जिससे हमारा जो चावल होता है, सुरक्षित रहता है, डिज़ीज़ जल्दी नहीं लगता है और थोड़ा-सा पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर पौधे में सिलिका नहीं रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन जब सिलिका मिल जाता है तो पौधा थोड़ा-सा और अच्छा हो जाता है। जैसे आपको भूख लगी है, तो आपको भूख लगी है तो आपको खाने की ज़रूरत है, अचार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अचार मिल गया तो आपने खाना और ज़्यादा खा लिया। इसी तरीके से सिलिका जो है बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट है, ये कुछ तरीके से काम करते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां जो क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, अभिकथन और इसके अलावा कारण यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है इन वीट द क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसको CRI स्टेज बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सिंगल मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट फॉर इरिगेशन। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि CRI स्टेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है। कहा जाता है कि अगर गेहूं में हमको केवल एक बार सिंचाई करनी है तो हमको CRI स्टेज में ही करनी है। अगर हमारे पास 2 बार सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, एक ही बार है, तो हमको CRI स्टेज पे ज़रूर सिंचाई कर देनी चाहिए। रीजन क्या कह रहा है? एट दिस स्टेज द परमानेंट एडवांटेजियस रूट्स, जिसको क्रोनल रूट्स बोलते हैं, ये डेवलप होती हैं बिलो द सॉइल सरफेस आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट लीव्स। ये भी बात बिल्कुल सही है। रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है और रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है हमारे असर्शन को, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझते हैं, आखिर ये होता कैसे?
जब हम गेहूँ की बुआई करते हैं, मैंने शायद बीच में धान बोल दिया था, तो उसको थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करना। जब हम गेहूँ की बुआई करते हैं, तो ये गेहूँ का दाना है। पहले तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से मूलांकुर निकलेगा और यहाँ से परांकुर निकलेगा। ये हमारी मिट्टी है, ऐसे निकलेगा। इसके बाद क्या होता है, 20-21 दिन हो जाती है, तो इसकी जो प्राइमरी रूट्स है, जो इनिशियल स्टेज में जो निकली थी, नॉन परमानेंट जो रूट थी, ये क्या होती हैं, ये डैमेज होने लगती हैं। ये नीचे वाली जो रूट अभी निकली हैं, जो जड़ से निकली मतलब जो धान के बीज से निकली होती हैं, ये सभी एक समय के बाद डैमेज होने लगती हैं, ये सूखने लगती हैं, 20-21 दिन बाद। और उसके बाद क्या होता है कि जो ये सॉरी जो ये गेहूँ निकला हुआ है, गेहूँ जब ये ज़मीन पर ऊपर आता है, ज़मीन पर ऊपर आने से पहले यहाँ पर एक गाँठ बन जाती है, छोटी-सी एक महीन सी गाँठ बन जाती है। और इसी गाँठ पर ढेर सारे ऐसे क्या निकलते हैं, इसी गाँठ के ऊपर ढेर सारी जड़ निकलती है, तो इसी को क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। जैसे क्राउन क्या होता है? क्राउन का मतलब होता है ताज, जैसे राजा के सर पे ताज होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर जो गेहूँ का बीज है, गेहूँ के बीज के ऊपर यहाँ पर जड़ निकलती है, इस चीज़ को आप समझना। कई बार सीआरआई स्टेज में पूछ लिया जाता है कि जो गेहूँ का बीज होता है, इसमें जड़ निकलती कहाँ है? तो गेहूँ के बीज में जो जड़ निकलती है वो अ, गेहूँ के ऊपर निकलती है, यानी गेहूँ का जो सीड का प्लेसमेंट हुआ था, उसके ऊपर जो पहली गाँठ होती है, इस गाँठ से निकलती है, तो इसी को सीआरआई स्टेज बोलते हैं। इस समय पर गेहूँ को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, समझ रहे हो? मतलब इसको पानी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए कि आपने खेत में पानी ज़्यादा भर दिया। तो अगर आप ज़्यादा भर दोगे, तो ये जो ग्रोथ होती है इसकी, ये रुक जाती है, तब धीरे-धीरे होगी। इसीलिए हमको एक लाइट इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो धान में हमको 21वें दिन सॉरी गेहूँ में हमको 21वें दिन लाइट इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर हर्बिसाइड दिया गया है और इसकी एप्लीकेशन और लॉजिक और इनका टारगेट दिया गया है कि ये जो हर्बिसाइड है, इनका हम कब-कब और किस परिस्थितियों में हम इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बूटाक्लोर जो है, ब्यूटाक्लोर जो है। ब्यूटाक्लोर मचेटी के नाम से मार्केट में आता है। ये एक तरीके का प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होता है। तो यहाँ पर प्री इमर्जेंस कौन-सा दिख रहा है? आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, प्री इमर्जेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है दूसरे में। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होता है इफेक्टिव अगेंस्ट ग्रास एंड ब्रॉड लीफ, जो हमारी सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। ग्रास का मतलब सकरी पत्ती वाले, क्योंकि जो ग्रास होती हैं सकरी पत्ती वाले सब होते हैं। इसके अलावा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारने में ये काम कारगर होता है। लेकिन जब कोई भी खरपतवार उग जाता है तो ये इनइफेक्टिव हो जाता है, यानी कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, तो ये बात तो सही हो गई। ए जो है ये सेकंड पे चला गया। बी देखते हैं, जो बी है ये वो एनिलोफॉस होता है। एनिलोफॉस की अगर हम बात करें तो ये किस पे जाएगा? एनोलो जो फॉस होता है ये हमारा चला जाएगा सेलेक्टिव हर्बिसाइड। एनिलोफॉस जो होता है एक तरीके का सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि प्री इमर्जेंस और अर्ली पोस्ट इमर्जेंस दोनों तरीके से यह काम कर लेता है। अर्ली पोस्ट इमर्जेंस और प्री इमर्जेंस क्या होता है, मैंने जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स चल रहा है उसमें मैंने जो वीड साइंस पढ़ाया था तो उसमें डिटेल में समझाया था। एक बार मैं यहाँ पर भी समझा देता हूँ। प्री इमर्जेंस का क्या मतलब होता है कि खरपतवार निकलने से पहले की बात हो रही है। और अर्ली पोस्ट इमर्जेंस का क्या मतलब है? अर्ली पोस्ट इमर्जेंस में क्या होता है कि हमने जैसे ही सीड जर्मिनेट हुआ, सीड कौन सा? खरपतवार का सीड। खरपतवार का सीड जर्मिनेट हुआ और बहुत नाजुक अवस्था में ही है। उस समय पर अगर हमने हर्बिसाइड डाल दिया तो हमारा खरपतवार डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और प्री इमर्जेंस का क्या मतलब है कि सीड के जर्मिनेशन होने से पहले, खरपतवार का जो सीड था इसके जर्मिनेशन होने से पहले ही हमने खेत में हर्बिसाइड डाल दिया, तो या तो ये जर्मिनेट नहीं होने देगा और या तो अगर जर्मिनेट हुआ भी, तो जैसे जर्मिनेट होने के लिए आँख खुलेगी इसकी, एम्ब्रॉय जैसे ही स्प्राउट करेगा, तुरंत ही उसकी स्प्राउट को तुरंत ही वो डैमेज कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं किसमें? एलुरोन में। इसको हम एनिलोफोर्स, एनिलोफोर्स जो होता है ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, प्री इमर्जेंस भी और अर्ली पोस्ट इमर्जेंस भी। इसके अलावा प्रोपेनिल होता है, स्टाम्प जिसके नाम से आता है, स्टाम्प के नाम से मार्केट में मिलता है, स्टाम्प F34। तो ये जो है, ये एक तरीके का कैसा होता है, ये एक तरीके का पोस्ट इमर्जेंस हेर्बिसाइड होता है। इसको कब यूज़ किया जाता है? बुआई के जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग करने के 1 हफ्ते बाद हम इसको डालते हैं। ये एक तरीके का पोस्ट इमर्जेंस होता है। पोस्ट इमर्जेंस यानी कि खरपतवार उग गए हैं, उनके अंदर प्रॉपर जर्मिनेशन हो गया है, उसके बाद अगर हमको खरपतवार नष्ट करना है तो स्टाम्प F34 का इस्तेमाल करेंगे। अगला कौन-सा है? बेंथियोकार्प। बेंथियो जो कार्प है, ये किस पे चला जाएगा? बेंथियोकार्प चौथे पे चला जाएगा क्योंकि और कोई बच नहीं रहा है।
बेंथियोकार्प स्पेशली लिस्टेड होता है, एक तरीके का प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होता है फॉर वीड इन द क्रॉप। तो ये बेंथियोकार्प इसमें चला जाएगा। अब इसमें ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको एक प्री इमर्जेंस यहाँ भी दिख रहा है और प्री इमर्जेंस यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्री इमर्जेंस दिख रहा है, ये इसमें पूरी बातें डिटेल में लिखी गई हैं। ये सभी डिटेल ब्यूटाक्लोर के लिए ही होती है। मैंने जब धान आपको पढ़ाया था, तो धान में बहुत डिटेल में बताया था कि धान में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो वो है, वो कौन-सा है? धान में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला या तो पेंडिमेथिलिन यूज़ करते हैं या तो ब्यूटाक्लोर यूज़ करते हैं। ये दोनों दवाइयाँ ज़्यादा, दोनों हर्बिसाइड ज़्यादा धान में यूज़ करी जाती है। समझ गए? तो ए जो है ये किस पे जाएगा? ए सेकंड पे जा रहा है। ए सेकंड में इसमें जा रहा है, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो 2 तो हमारे हो गए गलत, ये वाला सही हो सकता है, ए और सी में से कोई एक सही होगा। एनिलोफॉस जो है वो 3 पे जा रहा है, बी थर्ड पे जा रहा है, यहाँ पर बी फर्स्ट पे जा रहा है, ये भी गड़बड़ हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेक्निकल डिस्टिंक्शन बिटवीन मिलिंग एंड पॉलिशिंग? धान के अंदर 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक को कहते हैं मिलिंग और दूसरे को कहते हैं पॉलिशिंग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आखिर ये मिलिंग किस चिड़िया का नाम है और पॉलिशिंग क्या होता है? मिलिंग और पॉलिशिंग के बीच के अंतर को आपको बताना है। एक-एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं और एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे किसको? मिलिंग को। मिलिंग जो होता है, मिलिंग रिमूव्स द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करने की प्रक्रिया होती है। गलत बात, ऐसा तो होता नहीं है। अगला है मिलिंग रिमूव द एलुरोन लेयर। जब हम मिलिंग करते हैं तो एलुरोन लेयर रिमूव हो जाती है। ये बात तो सही है, आगे बढ़ लेते हैं। पॉलिशिंग रिमूव द फाइन ब्रान एंड स्मूदर द सरफेस। ये भी बात सही है। तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये सही हो गया। अब आपको समझाते हैं क्या होता है। मिलिंग जो होता है, इसी को हम डिहस्किंग भी कहते हैं। समझ गए? जो मिलिंग होता है, इसी को हम डिहस्किंग भी कहते हैं। क्या करता है? जब हम मिलिंग करते हैं तो डिहस्किंग जो होता है, ध्यान से समझना, मिलिंग, डिहस्किंग और पॉलिशिंग एक ही साथ साइमल्टेनियसली चलने वाली चीजें होती हैं। जब हम धान डालते हैं और चावल मिलता है, तो उस मशीन में डिहस्किंग भी होती है, पॉलिशिंग भी होती है और इसके अलावा मिलिंग भी होता है। एक-एक करके पूरे स्टेप को समझाते हैं। सबसे पहले जो धान है, धान के ऊपर जो चावल है, चावल के ऊपर एक हल होता है, ठीक? हल जिसको हम क्या कहते हैं? लेमा और पेलिया, 2 चीजें होती हैं, उससे वो बिल्कुल चिपके अंदर चावल पड़ा रहता है। तो जब हम उसको प्रोसेसिंग करना शुरू करते हैं, धान से चावल निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिहस्किंग करते हैं। डिहस्किंग में क्या होता है कि हम केवल लेमा और पेलिया को निकाल देते हैं, यानी कि जो हल है, उसको हमने निकाल दिया। लेकिन जब हम हल निकालते हैं, तो वो इतनी प्रेशर से निकलता है कि उसके साथ पतली सी जो एलुरोन लेयर है, वो भी निकल जाती है और जो चावल के ऊपर एम्ब्रॉय होता है, एक कोने पे हल्का-सा कटा हुआ सा चावल दिखता है, तो वो जो हल्का-सा कटा हुआ भाग होता है, वहीं से वही एम्ब्रॉय होता है, वहाँ से एम्ब्रॉय भी निकल जाता है। तो ये सब प्रक्रियाएँ, डिहस्किंग करने का मतलब केवल हस्क निकालना होता है और मिलिंग का प्रक्रिया क्या होती है? मिलिंग में जो चावल के ऊपर बहुत पतली सी एक महीन सी लेयर होती है, हस्क के और चावल के दाने के बीच में एक पतली सी लेयर होती है, वो निकल जाती है, एलुरोन लेयर। इसके अलावा जो एम्ब्रॉय है ये निकल जाता है। तो सबसे पहले हमने डिहस्किंग किया, यानी कि हस्क को निकाला। उसके बाद जब हस्क निकला तो एलुरोन लेयर और एम्ब्रॉय दोनों एक साथ निकल जाता है। तो डिहस्किंग में ये तीनों प्रक्रियाएँ हो जाती हैं, यानी कि हस्क भी निकल गया, एलुरोन लेयर भी निकल गया और एम्ब्रॉय भी निकल गया। तो ये 3 चीज़ें तो निकल गई। इसके बाद अब आएगा पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में क्या होता है? पॉलिशिंग में जो दाना है, जो चावल का ग्रेन है, उसको कायदे से चिकना किया जाता है और उसके ऊपर से ब्रान निकाला जाता है और यही जो ब्रान होता है, इसी में ढेर सारा विटामिन बी होता है। और ये निकल जाता है, तो हमको ज़्यादा पॉलिश किया हुआ चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब हम पॉलिश कर देते हैं, तो चावल बहुत आकर्षक सा हो जाता है। आप लोग मार्केट में गए होंगे, आपको दिखा होगा, जो बहुत ज़्यादा पॉलिश किया हुआ चावल रहता है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर सा दिखता है। लेकिन जब आप उसको लाओगे, घर पे पकाओगे, तो ज़्यादा स्वाद नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का जो ब्रान था, वो निकल गया और यही ब्रान आगे चलकर पशु आहार बनाने में और जो मुर्गियों का दाना है, उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। ब्रान मिला के हम जानवरों को खिलाते हैं, जिसमें खली होती है, अ, जिसमें मूँगफली की खली हो सकती है, सोयाबीन की खली हो सकती है। इसके अलावा भारत में ज़्यादातर सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं। सरसों की खली है, ब्रान है और इसके बाद अनाज है, बाजरे, मक्के के आटे बाजरा, मक्का और इसके गेहूँ का आटा होता है। इन सबको मिला के एक पशुआहार बनाया जाता है और जानवरों को खिलाया जाता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जो मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स है, उसमें पशुपालन में डिटेल में समझाया है कि क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है।
देखते हैं 13वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ क्रॉप एंड इट्स प्रोटीन टाइप। व्हीट जो है, व्हीट के अंदर ग्लूटीन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बार्ले के अंदर एल्ब्यूनाइड्स पाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। राइस के अंदर जीन नहीं पाया जाता है, जीन तो मक्के के अंदर पाया जाता है। जीन जो है ये किस में पाया जाता है, ये मक्के में पाया जाता है। राइस के अंदर तो ओराइजिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइस के अंदर जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइस के अंदर ओराइजिन होता है, ORYZENIN, ओराइजिन। और बाजरा जो होता है, बाजरा के अंदर 10 से लेके 12% क्या पाया जाता है, 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये बात सही हो गई। तो गलत कौन सा हुआ, गलत हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है। 14वां क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी फील्ड व्हिच ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ए नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। कह रहा है इनमें से कौन सा नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो बच्चा बच्चा जानता है कि अजोटोबैक्टर जो होता है एक तरीके का नॉन सिम्बायोटिक होता है, क्योंकि अजोला जो है ये सिम्बायोटिक होता है। तो अजोला और एनाबेना अजोली दोनों एक ही बात हुई, तो ये दोनों तो हमारे सिम्बायोटिक हो जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ये भी थोड़ा सा सिम्बायोटिक माना जाता है, लेकिन एग्जैक्टली नॉन सिम्बायोटिक इसमें केवल और केवल कौन सा है, एजेटोबैक्टर ही होता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां क्वेश्चन, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। दो चीजें दी गई हैं, अभिकथन दिया गया है और रीजन दिया गया है। पढ़ते हैं, समझते हैं। द पर्लिंग इंडेक्स is used to determine the quality of wheat grain for milling। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम मिलिंग करते हैं गेहूं की तो उसके लिए पर्लिंग इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये गेहूं से रिलेटेड क्वेश्चन है, बात सही है। यहाँ पर रीजन क्या कह रहा है कि जब हायर वैल्यू होती है पर्लिंग इंडेक्स की, इसका मतलब क्या होता है कि जो व्हीट के कर्नल होते हैं वो वेरी हार्ड होते हैं। ये बात गलत हो गई, बिल्कुल गलत हो गई। क्यों, क्योंकि जो पर्लिंग इंडेक्स हाई होता है तो जो व्हीट होता है वो कैसा हो जाता है, व्हीट का जो ग्रेन होता है ये सॉफ्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। पर्लिंग इंडेक्स जब बढ़ेगा तो व्हीट का ग्रेन सॉफ्ट हो जाएगा। तो जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट जो गेहूं होता है, जिसके गेहूं के जो दाने होते हैं, अगर वो सॉफ्ट हैं तो उनका इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, सॉफ्ट है तो उसको हम ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे किसमें, उसको हम इस्तेमाल करेंगे बिस्किट्स बनाने में। और जब हार्ड होते हैं तो हार्ड का ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गेहूं में पर्लिंग इंडेक्स हाई होना ज्यादा जरूरी होता है। हाई होगा तो ग्रेन जो होंगे वो, यानी कि आटा उसका बहुत महीन सा बन पाएगा। समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ पर रीजन जो है ये स्टेटमेंट उल्टा बोल रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि हाई अगर होगा, हाई वैल्यू पर्लिंग इंडेक्स होगा तो कर्नल भी हार्ड हो जाएगा। ये बात नहीं होती है। पर्लिंग इंडेक्स बढ़ता है तो सॉफ्टनेस जो होती है ये बढ़ती है, यानी कि गेहूं का ग्रेन धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाएगा। जितना पर्लिंग इंडेक्स बढ़ाओगे उतना सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है। और यहाँ पर उल्टा दिया गया था, तो यानी कि केवल असर्शन सही है। तो असर्शन सही है तो क्या बोलेंगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन ट्रू है और रीजन जो है ये फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच करने वाला। यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज दी गई हैं और यहाँ पर लीडर दिया गया है। पढ़ते हैं, हाईएस्ट एरिया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एरिया में धान के उत्पादन कहाँ पर होता है। यहाँ पर राइस के प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो धान का सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कहाँ पर है, धान का सबसे ज्यादा एरिया है भारत में। भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है ये बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है भारत में, भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है ये पंजाब में है। और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पूरी दुनिया में कहाँ है, तो ये यूएसए में है। ए जो है किस पे जा रहा है, ए थर्ड पे जा रहा है। ए थर्ड में इसमें जा रहा है, ए थर्ड इसमें जा रहा है, ये वाला गलत हो गया, ए थर्ड इसमें जा रहा है। बी देख लेते हैं, बी जो है सेकंड पे जा रहा है, बी सेकंड में इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये वाला गलत हो गया। सी देखते हैं, सी जो है ये फर्स्ट पे जा रहा है, तो सी फर्स्ट पे इस पे जा रहा है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। अल्टीमेटली सही कौन सा गया, ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द ग्रेन क्वालिटी क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड a rice grain is considered extra long and high quality respectively based on which parameters। कह रहा है यहाँ पर धान के दो पैरामीटर दिए गए हैं। एक तो धान की लेंथ दी गई, मतलब चावल की लेंथ दी गई है, और इसके अलावा उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा क्वालिटी दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो ये बताता है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग कितना लंबा हो। कितना लंबा हो तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा लॉन्ग है, और कौन सी क्वालिटी होगी तो हम बोलेंगे कि हाई क्वालिटी है। इसको ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें कह रहा है कि लेंथ मोर देन 5 mm। एक्स्ट्रा लॉन्ग के लिए 5 mm नहीं होना चाहिए, 7 mm से ज्यादा होना चाहिए या 7 mm होना चाहिए। तो 7 mm या 7 mm से ज्यादा, यानी कि बी और सी दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। इसके अलावा हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी कहने का मतलब इसका क्या है कि हाई मिलिंग रिकवरी, ये तो बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों,
क्योंकि जो हाई मिलिंग रिकवरी होती है ये हमारे मोटे चावल की होती है, जो चावल मोटे होते हैं उनकी जो मिलिंग रिकवरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मोटे चावल को अच्छी क्वालिटी वाला नहीं माना जाता। अच्छी क्वालिटी कौन-सा होता है? अच्छी क्वालिटी मतलब बासमती। तो बासमती यहाँ पर सीधा-सीधा लिखा है, तो यानी कि हमारा बी भी गलत हो गया, ये पहले से गलत था, तो हमारा सी जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और एक्स्ट्रा लॉन्ग का स्पेसिंग से कोई मतलब ही नहीं होता, तो अल्टीमेटली कौन-सा सही है? अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ब्राउनिंग ऑफ राइस, जो राइस के अंदर एक ब्राउनिंग डिजीज़ होती है, कह रहा है एक तरीके का मेजर प्रॉब्लम होता है किस तरीके के सॉइल ऑर्डर में। आइडेंटिफाई करना है कौन से टॉक्सिसिटी से वजह होता है और सॉइल का टाइप इसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो इसको पढ़ोगे, ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं, इसमें केवल आप इतना पढ़ लोगे कि आयरन की टॉक्सिसिटी होती है तो ब्राउनिंग डिजीज़ हो जाती है। ये बात मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी क्वेश्चन पूछ के समझाया था। एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर और है कि जब आयरन की टॉक्सिसिटी होती है, ये कब होती है? ये ज़्यादातर जल-भराव वाली स्थिति में होती है, जब सबमर्ज्ड सॉइल होती है। और इस तरीके की जो सॉइल होती है, जल-भराव वाली जो मिट्टी होती है, कौन से सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आती है? तो ये जो सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आती है, तो इसको हम उल्टी सॉइल बोलते हैं और ऑक्सी सॉइल बोलते हैं। तो अल्टी सॉइल जो सॉइल ऑर्डर होता है और इसके अलावा ऑक्सी सॉइल सॉइल ऑर्डर होता है। ये 10-12 तरीके के सॉइल ऑर्डर होते हैं, मैंने सॉइल साइंस में आपको डिटेल में पढ़ाया है। एग्ज़ैक्ट याद नहीं है मुझे कितने होते हैं, लेकिन शायद 10 या 12 तरीके के सॉइल ऑर्डर होते हैं। जैसे एरिडीसॉल होता है, इसके अलावा अल्फीसॉल होता है, अल्टीसॉल होता है, ऑक्सीसॉल होता है। तमाम तरीके के सॉइल के ग्रुप होते हैं, सॉइल साइंस में डिटेल में समझाया है, मैंने बताया है। तो ये जो अल्टीसॉल सॉइल ऑर्डर होता है और ऑक्सीसॉल सॉइल ऑर्डर होता है, ये सबमर्ज कंडीशन वाली मिट्टियाँ होती हैं और यहाँ पर जो आयरन होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जब ये आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो धान के अंदर पिंक कलर आ जाता है। पिंक कलरेशन। पिंक कलरेशन कहाँ पर आएगा? पिंक कलर की थोड़ी-सी पत्तियाँ हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं ब्राउनिंग, समझ गए? तो पत्तियाँ थोड़ी-सी पिंक कलर की हो जाती हैं, तो ये एक तरीके का डिज़ीज़ होती है, जो कि धान के अंदर आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। समझ गए यहाँ तक बात? अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कैलकुलेट द हलिंग परसेंटेज एंड मिलिंग इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द 2/3 रेशियो। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम हलिंग या मिलिंग करते हैं, तो हलिंग मिलिंग करने में क्या होता है? अब यहाँ पर देखो हलिंग, मिलिंग और पॉलिशिंग 3 चीज़ें आपने ध्यान में समझी। एक तो हलिंग होता है, एक मिलिंग होता है, एक पॉलिशिंग होता है। हलिंग जो होता है, इसी हलिंग को हम डिहस्किंग बोलते हैं। हलिंग का मतलब डिहस्किंग। हलिंग में हस्क को निकाला जाता है और हलिंग जो होता है, वो हल को निकाला जाता है। मतलब बात एक ही, चाहे हलिंग बोल लो, चाहे डिहस्किंग बोल लो, ये एग्ज़ैक्टली सेम होते हैं। जो मिलिंग होता है, ये थोड़ा-सा अलग होता है। मैंने एक साथ दोनों को बताया था, मिलिंग को डिहस्किंग बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि जब मिलिंग होती है, तो डिहस्किंग भी साथ में होती है। जब हम ऊपर के छिलकों को निकालेंगे, तो साथ में एलुरोन लेयर भी निकल जाती है और क्या निकल जाता है? और इसके अलावा जो एम्ब्रॉय होता है, वो भी निकल जाता है। तो सबसे पहले हलिंग होगा, हलिंग या डिहस्किंग होता है। हलिंग और डिहस्किंग एग्ज़ैक्टली सेम प्रोसेस होती है। हलिंग या डिहस्किंग होता है, इसके बाद फिर मिलिंग होता है और लास्ट में पॉलिशिंग होता है। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सर जी एक चीज़ एक शब्द तो और आ गया। तो हलिंग जो होता है इसी को डिहस्किंग बोलते हैं और मिलिंग और हलिंग जो प्रोसेस होती है, एक ही साथ होती है। जब हम मशीन में डालते हैं, तो मशीन में एक ही त हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन जब मैं छोटा हुआ करता था, तो धान को चक्की पे ले जाते थे हम लोग। धान लेके जाते थे चक्की पे। जैसे अब तो क्या है कि गाँव-गाँव में ट्रैक्टर लेके घूमते रहते हैं। पहले आप चक्की पे ले जाते थे, तो वहाँ 2 मशीन होती थी। एक मशीन में हलिंग और मिलिंग होता था और दूसरी मशीन में पॉलिशिंग होता था। तो हलिंग और मिलिंग एक ही साथ होता था, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि मिलिंग और डिहस्किंग एक ही प्रोसेस होती है, एक साथ होती है। फिर वहाँ से जो चावल निकलता है, उसके ऊपर हस्क तो नहीं रहता है, हस्क तो निकल जाता है, एम्ब्रॉय निकल जाता है, एलुरोन लेयर निकल जाती है, लेकिन तब भी जो चावल होता है, वो चमकीला-सा नहीं रहता है। फिर उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर से ब्रान निकालते हैं। तो ब्रान जब निकालने के लिए उसको दोबारा डालते हैं, तो चमकीला और ब्रान निकल जाता है, तो उसको पॉलिशिंग बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? तो कह रहा है कि जो हलिंग, मिलिंग या फिर पॉलिशिंग जो होती है, उसको करने के बाद 2/3 रेशियो में, यानी कि यहाँ पे धान से चावल निकलने की प्रक्रिया पूछा जा रहा है कि ये होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 1500 किलोग्राम आपके पास चावल है, तो उसमें से कितना 1500 किलोग्राम आपके पास धान है, तो उसमें से कितना चावल निकलेगा? इसको आपको यहाँ पर बताना है। तो कह रहा है कि 1500 किलोग्राम क्या है? 1500 किलोग्राम आपके पास पैडी है और आपको यह इसमें से चावल निकलना कितना है, ये आपको बताना है। तो 1500 का 2/3, क्योंकि 2/3 ही निकलता है, 2/3 के अनुपात में तो निकलता है, 2/3 के अनुपात में चावल निकलता है, तो हम सीधा-सीधा इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे? 5 तिहाई 15,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 500 हो जाएगा और इससे 2 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। कितना आएगा? 1000 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 1000 किलोग्राम एग्जैक्ट तो हमको मिल नहीं रहा है। 1000 किलोग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा है, तो 1000 किलोग्राम हमको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, तो हमको लगभग मिल रहा है 990 ग्राम। तो हम ये 990 किलोग्राम लगा देंगे। ग्राम कहीं बीच में बोल दिया हो तो उसको किलोग्राम में समझना है, ये किलोग्राम होता है। तो ये 990 किलोग्राम के आसपास इसमें निकलेगा। समझ गए? इसको 2/3 भी बोलते हैं और इसके अलावा कई बार पूछा जाता है हलिंग और मिलिंग परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 66%। जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो धान है, धान से चावल की रिकवरी जो होती है वो कितनी होती है? 66% होती है। यानी कि 1 कुंटल अगर आपने धान दिया है तो 1 कुंटल में 66 किलो आपको चावल मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें मैच कराना है, कुछ वैराइटीज दी गई हैं और उनके डेवलपर और उनके सोर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जया को। जया जो वैरायटी है, भारत का ये मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसको जब डेवलप किया गया था तो 1968 में, तो ये बहुत ज़्यादा क्रांति लाया था धान के प्रोडक्शन में। इसको जो डेवलप किया गया था, डॉक्टर शास्त्री के द्वारा डेवलप किया गया था। समझ गए? तो ये जो है ये सेकंड पे चला जाएगा। सुपर राइस जो होता है, सुपर राइस कहने का क्या मतलब होता है? सुपर राइस जो होता है, इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि ये जो होता है, एक तरीके की ऐसी राइस होती है, जो कि डॉक्टर जीएस खुश के द्वारा डेवलप करी गई थी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सुपर राइस बोलते हैं। इसके अंदर विटामिन बी की मात्रा थोड़ी-सी, विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा। अगला है पीएचबी 71। पीएचबी 71 जो होता है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन पूछा था। ये क्या है? एक तरीके का प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी है। अगला है सुपर व्हीट। सुपर व्हीट क्या है? ये करनाल से है, क्योंकि गेहूं से रिलेटेड चीजें करनाल में होती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट रिसर्च जो है वो करनाल में है, तो इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सुपर व्हीट है यानी कि ज्यादा यील्ड देगा, तो 15 से 20% यील्ड इंक्रीज करके देता है। तो क्या होगा? ए जो है सेकंड पे चला जाएगा। ए सेकंड में इसमें है, इसमें है। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बी देखते हैं। बी जो है फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी फर्स्ट में इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। सी थर्ड पे जा रहा है, सी थर्ड में ए में जा रहा है। तो हमारा अल्टीमेटली जो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि पॉजिटिव होता है तो मोटिवेशन मिलता है और नेगेटिव होता है तो उसको सुधार किया जाता है। बाकी अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए 9792771793। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।